जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, एमपी पुलिस परीक्षा में आज के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये आप अच्छी तरीके से जान लें। जिन्होंने आज पेपर दिया है वो भी देख लें आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और जिनका पेपर कल होगा, परसों होगा, 2-3 दिन में होने वाला है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसको देख ले और जान ले, ताकि हो सकता हो इसी से जुड़े हुए, इसके आसपास के, इसके सराउंडिंग के कोई क्वेश्चन आपके पेपर में लिखे हो। ठीक है, तो देख ले इसको। अब यहां से आपको अनुमान लगाना, थोड़ा सा टेक्निक लगाना है और फिर आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब चलिए देखें। सबसे पहला वाला प्रश्न है, फर्स्ट वाला। इसमें क्या बोला है कि भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जब विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस टाइम किस अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के तहत विभाजन किया गया, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने सही भी लगाया होगा, बहुत सारों ने गलत भी लगाया होगा। ठीक है, अब सिंपल सा इसका आंसर है। आंसर क्या है, देखो, यदि आपको आंसर पता है, ठीक है, आपने जो लगाया आंसर है या फिर जो आपको पता है उसको आप कमेंट जरूर करें, ताकि ये मालूम पड़े कि किसको कितना पता है। ठीक है, और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो इसका यहां पर अधिनियम की हम बात करें तो जब इंडिया पाकिस्तान के मध्य बंटवारा हुआ तो उस टाइम जो अधिनियम था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अधिनियम में यहां पे लिख रहा हूं, इधर हो सकता हो यहां पर लोगों की वजह से ना दिखे, तो यहां पे अधिनियम ये है। तो यहां पर इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, मतलब बंटवारा कर दिया था। राइट, अब यहां पर बात करें आगे, तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ये जो प्रश्न लिखा है यही आ जाए। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सही है कि इससे जुड़ा हुआ यदि ये अधिनियम पूछा है तो 1958 का अधिनियम भी दे सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है, वो भी आपको दे सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, जो अधिनियम है 1947 वाला अधिनियम, इसके अलावा 1935 अधिनियम 1935 वाला अच्छी तरीके से इसको पढ़ ले, और 1958 वाला ये भी सही तरीके से आप देख ले, 1958। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे अधिनियम बहुत सारे हैं और उसके बाद में और भी यहाँ पे लिखेंगे काफी अधिनियम है, लेकिन यहाँ पे आपको अनुमान ये लगाना है कि ये जो अधिनियम है दो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अगले 2-3 दिन के लिए। क्लियर है, ये यहां से पकड़ में आएगा कि अधिनियम का क्वेश्चन यहाँ पे दिया तो दूसरा वाला अधिनियम भी आपके पास है। राइट, तो ये यहां पर क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर पे आ जाए तो यहां पर ये बोला है कि यूराल पर्वत एशिया, क्या है यहाँ पे, एशिया को, यहाँ पे एशिया कर दिया मैंने, ठीक है, मात्रा लगा दी। एशिया को किससे अलग करता है, तो और किसके बीच में है, एशिया और यूरोप के बीच में है, एशिया और यूरोप इनके बीच में। तो स्वाभाविक है कि इनके बीच में यदि पर्वत है, यूराल पर्वत, तो इन दोनों को ही अलग करेगा। तो एशिया से किसको अलग करेगा, यूरोप को। आंसर क्या है इसका, यूरोप। राइट, अब इसके बाद फिर देखें आगे। तो अब यहां पर जो प्रश्न मैंने लिए हैं, ये सारे प्रश्न आज जो पूछे गए सभी प्रश्न नहीं है, जितने मुझे स्टूडेंट के थ्रू मिले हैं वही क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं है। अब यहां पर फिर भी इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि अगला वाला जो पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। ठीक है, जो समझ गया वो आराम से अगला वाला पेपर में फायदा उठा लेगा। क्लियर, चलिए तो तीसरा वाला प्रश्न देख ले। इसमें बोला है कि महाबलीपुरम की सभ्यता किस राज्य में है। महाबलीपुरम की सभ्यता किस राज्य में है, तो नाम से स्पष्ट है, सिर्फ नाम ही काफी है कि यह किस राज्य में है। ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जीके पढ़ा है, जीके जीएस पढ़ा है, तो उनके लिए केवल नाम ही काफी है कि ये जो महाबलीपुरम है ये कहां पर है, ये शब्द कहां का है, तो ये है तमिलनाडु का। कहां का, तमिल। तो ये वाला जो सभ्यता है महाबलीपुरम की सभ्यता, ये कहां की, कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु। क्लियर है। अब इसके बाद में
फिर यहां पर अब इससे क्या होता है कि सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया है तो आप थोड़ा सा सभ्यता को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, अलग अलग स्टेट में या फिर मेन जो सभ्यता है, प्राचीन काल की सभ्यता है, वो कहाँ कहाँ पर है। क्लियर है? या हड़प्पा सभ्यता मान लो है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मिली हैं, वहां पर किस देवता की पूजा की जाती थी, ठीक है, किस टाइप के सिक्के वहां से प्राप्त हुए, ये सारा सब कुछ आपको जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सभ्यता शब्द यहां पे आया, इसका मतलब ये है कि सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न आगे आने वाला है। राइट इतना। अब इसके बाद देखें फिर यहां पर तो चौथे नंबर पे आ जाए। चौथे नंबर पे यहां पे देख लें, रसायनों का राजा किसे कहते हैं। अब यहां पर ये जो प्रश्न है ये पहली बार यहां पर पूछा गया। ठीक है, इसमें पुलिस के एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो हर एक कई एग्जाम में पूछा गया ये, बाकी इसमें पहली बार पूछा है। तो रसायनों का राजा किसे कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, हु इज किंग ऑफ केमिकल। तो रसायनों का राजा किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका बताना है आपको। तो यहां पर प्रश्न क्या है, रसायनों का राजा किसे कहते हैं। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे फेमस क्वेश्चन है ये वाला। तो रसायनों का राजा किसे कहते हैं, तो यहां पर सिंपल फंडा है कि ये है H2SO4 को ही हम क्या बोलेंगे, रसायनों का राजा कहते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जो H2SO4 है ये है क्या। पहली बात तो ये है कि ये केमिकल है, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है रसायन केमिकल है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर यहाँ पे इसका हिंदी में यदि आपको नाम बताऊं, अगले देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगले वाले पेपर में हो सकता हो कि आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हो, इसका हिंदी में नाम पूछ ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि हिंदी में नाम दिया है इसका सूत्र पूछ ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगले वाले पेपर में। तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसका हिंदी में ये नाम है। क्लियर है? तो अब यहां पे रसायनों का राजा ये हुआ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी ये वाला पूछा गया आज के पेपर में, तो कल वाले पेपर में कुछ और भी दे सकते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धोने का सोडा होता है जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं उसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले में सोडियम बाई लगता है और इधर की साइड में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उधर सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला, ठीक है, धोने वाला सोडियम कार्बोनेट। इतना क्लियर है? तो ऐसे ऐसे जो रिएक्शन है या फिर फॉर्मूले हैं थोड़ा सा पढ़ लें, एक बार नजर मार लें। उसके बाद फिर यहां पर देखें 5वें नंबर पे मीठी क्रांति किससे संबंधित है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो आपका जो आंसर है, जो भी आंसर है आपको कमेंट कर देना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये शहद से जुड़ा हुआ है, मतलब शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन ये है, या फिर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि शहद उत्पादन। ठीक है, दोनों है। अब इसके बाद यहाँ पे 6वें नंबर पे देख लो, तो 6वें नंबर पे है मई 2023 में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च की। ठीक है, मई 2023 में AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च की। अब है क्या ये, तो ये टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, टेक्निकल मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, AI मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ये है। तो ये जुगलबंदी किसने लॉन्च की, तो सबसे बड़ी जो कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, इसने यहां पर ये जुगलबंदी लॉन्च की। कौन सी, चैटबॉट। ठीक, अब इसे क्या क्या कर सकते हैं ये आपको पता है, नाम से ही स्पष्ट है, चैटबॉट। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि AI से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है तो AI के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले। ठीक है, AI के बारे में यदि आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा सही तरीके से आप बैठ गए AI को लेकर, तो इसके मेन फैक्ट पढ़ लेना है तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ पर ये हुए प्रश्न, अब आते हैं एमपी पर। तो एमपी के भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं और उसमें सबसे पहले ओरछा के मंदिर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ओरछा का मंदिर कहाँ है ये है, और बाकी इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या प्रश्न आया था आपके पेपर में आज के, वो देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर ओरछा में कौन सा मंदिर है, सबसे पहली बात तो ये है कौन सा मंदिर है जो किले और मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ओरछा में कौन सा मंदिर है जो किले और मंदिरों के नाम से फेमस है, तो एक ही मंदिर है, कौन सा है, राजाराम मंदिर। ठीक है, कौन सा है, राजाराम मंदिर। तो राजाराम मंदिर प्रभु श्री राम के नाम पर है। ठीक है, राजाराम मंदिर, राम मंदिर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है राजाराम मंदिर के बारे में पूछा गया। तो प्रश्न पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस ये है कि राजाराम मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में खंगोल ले, जो भी इसका फैक्ट है वो, क्योंकि अभी ये आज ये क्वेश्चन आया है तो कल इसी से जुड़ा हुआ दूसरा दे देंगे। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें अगला वाला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ था, बहुत सिंपल सा प्रश्न था एमपी का। वो ये है कि केन घड़ियाल अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। केन घड़ियाल अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। जिसने थोड़ा बहुत भी एमपी पढ़ा होगा आराम से उसने सही लगाया होगा। राइट, कौन सा वाला है, तो यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, केन घड़ियाल अभयारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। राइट, अब यहाँ पर ये हुई बात क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन नहीं मिले हैं, बाकी जितने क्वेश्चन मिले थे वो आपको मैंने बताए। बस इसी से आपको अनुमान लगाना है और अगले वाले जो पेपर है, जो जिनका पेपर अभी बाकी है, उनको अनुमान लगाना है और आगे कौन सी किस तरीके से हमें पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सिलेबस की और टॉपिक की, तो आपने एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आज के भी कल के भी डेली देखते हैं, तो वहाँ से टॉपिक तो मालूम पड़ ही जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक ना लिख कर क्वेश्चन वगैरह सारे बताए, ताकि क्वेश्चन से एकदम सटीक अनुमान आप लगा सकते हैं। क्लियर है। अब एमपी में ना, एमपी में धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो एमपी को थोड़ा सा देख लेना है जिनका पेपर अभी बाकी है। राइट, और मैथ्स में, मैथ्स और रीजनिंग 70 to 75% मैथ्स रीजनिंग ही दे रहे हैं, ध्यान रखें इसका। मैथ्स रीजनिंग पूछ रहे हैं कितना, 70 to 75%। यहाँ पर बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में थोड़ा, यहाँ पे देख लो, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इनका वेटेज अभी भी काफ़ी है, सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कितने, 70 to 75 पर यहाँ पे क्वेश्चन इतने हैं यहाँ पे। ठीक है, आज के पेपर की बात करें तो इतना है, बाकी 60-65 के अराउंड तो रहता ही रहता है। राइट, ये है। और बाकी इधर साइंस में बात करें तो साइंस में बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस कर ले, अच्छी तरीके से पढ़ ले, और इसके बाद में जो केमिस्ट्री है उसको देख ले, उसमें जो तत्व है विशेषकर तत्व को ही पढ़ ले, पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादा। राइट, जो भी फॉर्मूला है, रिएक्शन वगैरह है, उसको थोड़ा सा देख ले। क्लियर हुआ। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसको जीके जीएस वगैरह सब कुछ मैंने क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाना है, आगे बढ़ना है। और बाकी ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा है जरूर बताना लास्ट में। और इस वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, अगले एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।